नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस। रोज की भांति आज भी हम सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस और साथ ही व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए किस प्रकार से एमसीक्यू आपके इन न्यूज़ एनालिसिस से बन सकता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। इसमें से कुछ खबरें कल की भी हो सकती हैं, क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में बनी हुई हैं, इसलिए एक सीरीज हमारा जो सीरीज है, चैन है, वो टूटे ना, इसलिए मैंने कुछ कटिंग को कल का भी यहाँ पर प्रयोग किया। ठीक है, बढ़ते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। आज का हमारा पहला न्यूज़ है कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। ठीक है, अब ये क्यों है, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एमसीक्यू के हिसाब से, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है इस बार, भारत के अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद में। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के पेपर 7 पार्ट 2 में महत्वपूर्ण खेल शामिल है। इसमें खेल घटनाएं, खेल परिदृश्य, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट करके देखते हैं तो कम से कम 8 नंबर का, चाहे 2 अंक में हो, 4 अंक में हो या 8 अंक में हो, आपसे इस खेल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बार हो न हो बेसिक कॉमनवेल्थ से पूछ दे, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि करंट में यदि इस प्रकार की चर्चा बनी हुई है न्यूज़ में कि कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजित हो रहा है और भारत में भी विभिन्न जो टैलेंट है, खिलाड़ी हैं, वो गोल्ड मेडल जीत करके आ रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में रिवीजन कर लें। आपको किसी भी प्रकार की मेंस की किताब खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जितना हो सके हम यहाँ से एमसीक्यू भी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि मैं एमसीक्यू के लिए प्रश्न बना रहा हूँ ना, कि निम्नलिखित में से किस गेम को मिनी ओलंपिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी ओलंपिक कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इस कॉमनवेल्थ गेम्स को क्या कहा जाता है, मिनी ओलंपिक कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है ये कॉमनवेल्थ सबसे पहले तो है क्या। तो ये मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता देता हूं कि जिन देशों को ब्रिटिश ने अपने औपनिवेशिक शासन काल के अंडर साम्राज्य के अंदर लिया था, उन्हीं देशों का लगभग ये देशों का समूह है, जिसमें जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 52 या 53 देश हैं। आप एक बार इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, देशों का समूह है। ठीक है, इन्हीं देशों के मध्य एक खेल का आयोजन होता है जिसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, अब पूछा जाता है इसमें, देखिए प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही, एक दादा और पोती है, उसमें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको बहुत ही सहज तरीके से समझाया गया है कि आखिर ये कॉमनवेल्थ गेम्स आखिर क्या होते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि बेटा हाँ, ये क्या इसमें एक ही प्रकार के गेम होते हैं? नहीं, ये मल्टी नेशन स्पोर्ट्स है। एक नेशन नहीं, मल्टी नेशन स्पोर्ट्स है, और इसमें विभिन्न प्रकार के इवेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ पे, एक मल्टी नेशन इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट है। यहाँ कई देश अलग अलग खेलों में भाग लेते हैं। इसे मिनी ओलंपिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर 4 साल में भी आयोजित होता है। 4 साल में एक बार। तो ओलंपिक भी तो 4 साल में एक बार ही आयोजित होता है। अब आपको समझ में आया मिनी ओलंपिक क्यों कहा जाता है। ठीक, इसका नाम कॉमनवेल्थ क्यों है? तो कॉमनवेल्थ को राष्ट्रमंडल भी कहा जाता है। ये कई देशों का संगठन है। इस संगठन में वे देश शामिल हैं जिन पर कभी ब्रिटिश हुकूमत का राज रहा है। कॉमनवेल्थ खेलों में सिर्फ इसी तरह के देश भाग लेते हैं, इसलिए इसका नाम यही है। समझ में आया? ठीक है, तो अब ये संगठन क्यों बना था, प्रश्न उठता है। तो ये संगठन उस समय की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करती थी। कैसे? तो क्योंकि उस समय जितने भी औपनिवेशिक जो गुलामी को से प्रताड़ित जो देश थे, वो सुरक्षा या सिक्योरिटी के पर्पज से कमजोर हुआ करते थे। तो ये सदस्य देश आपस में आपसी सुरक्षा व शांति को बरकरार रखने के लिए तथा इन देशों को के जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, जो समस्याएं, उनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों के समक्ष अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। आपके दो मीन्स के पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? 2 अंक में पूछा जाता है इसका गठन क्यों किया गया था, क्या होता है कॉमनवेल्थ, ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं, ये सब आपका कोई क्लियर होते जा रहा है। एमसीक्यू तो बन ही रहा है। तो इस तरह के वीडियो एनालिसिस का यही फायदा है कि आपको अलग अलग एग्जाम की तैयारी उसी प्रकृति के अनुसार होती रहती है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने देश खेलते हैं? ठीक है, इसमें शामिल है भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सहित 72 देश इसमें भाग लेते हैं। प्रश्न बन सकता है ना कि क्या इसमें भारत के साथ साथ कौन से देश शामिल है? तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश भी शामिल हैं। साथ ही इसमें 72 देश इन खेलों में भाग लेते हैं। कौन कौन से खेल इस इवेंट्स में खेले जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 में हुए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, लॉन टेनिस,
ठीक है। नेट बॉल जैसे 19 खेलों में इवेंट्स हुए थे, तो ये 19 खेलों में इवेंट्स भारत में भी हो रहे हैं। ठीक है। इसमें भी ओलंपिक की तरह मेडल इवेंट्स होते हैं क्या? तो हाँ, इसमें भी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। 2022 में इंग्लैंड में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको याद रखना है। तो सिंपल से मैं आपके लिए 2 अंक का प्रश्न बनाता हूं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 7 में कि वाई कॉमनवेल्थ गेम्स इज कॉल्ड मिनी ओलंपिक, अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स को मिनी ओलंपिक क्यों कहा जाता है? तो आप बताएंगे उनमें मेडल देने की जो देती है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, वो सिमिलैरिटी रखती है किससे? ओलंपिक से। और साथ ही ये 4 साल में आयोजन होता है, मल्टी नेशन इवेंट्स हैं, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। तो ऐसे आपको जब बताएंगे तो तुलनात्मक रूप से जब आप बताएंगे तो निश्चित तौर पर ये ओलंपिक के जैसे ही नजर आता है। ठीक है। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित हुए थे? तो ये आपके लिए एमसीक्यू का प्रश्न बन सकता है कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित हुआ था? तो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आपको याद रखना है क्योंकि इस बार भारत में हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स। आखिरी बार जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2008 में हुआ था भारत में, और उसके पश्चात लगभग 17-18 साल में पहली बार हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है। ठीक है। तो पहली बार कहाँ हुआ था? 1930 के में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। ठीक है। और यदि पूछा जाए भारत में पहली बार कब हुआ था, भारत में पहली बार कब हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, तो आपको याद रखना है 1934 में पहली बार इसमें शामिल हुआ था। हुआ था नहीं, भारत में ये भारत इसमें इस गेम में 1934 में पहली बार शामिल हुआ था। ठीक है, कर लेंगे। बढ़े आगे, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होता आखिरी बार। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। हम बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हमने पिछले हफ्ते भर उस न्यूज को कवर किया था जिसमें मुख्यमंत्री जी कनाडा और दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर गए हुए थे। ठीक है, जहां से वो वापस लौटे हैं और सीएम ने आते ही बताया कि 6 बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं। तो किसी भी राज्य या देश की औद्योगिक समृद्धि में निवेश का बहुत बड़ा रोल होता है। वह निवेश चाहे कंपनी के माध्यम से हो, चाहे हाउस होल्ड के माध्यम से हो, चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से हो, जितना ज्यादा निवेश होगा उतनी ही अर्थव्यवस्था को पूंजी मिलेगी। और अर्थव्यवस्था को पूंजी मिलने का मतलब होता है उत्पादन के चारों संसाधनों को एक्टिव करना। अर्थात जब आप जमीन का उपयोग करते हैं तो उसके बदले आप रेंट प्रदान करते हैं, जब आप लेबर का प्रयोग करते हैं तो उसके बदले उनको रोजगार के बदले उनको सैलरी प्रदान करते हैं, और फिर जब आप कैपिटल का उपयोग करते हैं तो उसके बदले आप ब्याज देते हैं। तो इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था के जो संसाधन होते हैं उसको आप गति प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उस दौरे पर गए हुए थे। तो ये 6 बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं। तो हम जान लेते हैं कि जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें कौन कौन से सेक्टर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड उसको ध्यान में रखते हुए यही होता है एक दूरदर्शी नेता की पहचान कि कैसे हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने बनाया है और उसी के अनुसार हम निवेश को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चूंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा। कौशल विकास, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे प्रदेश की जो औसत आयु है वो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। 24 वर्ष हमारे प्रदेश की औसत आयु है। अर्थात हमारे पास युवा तो है, मानव संसाधन तो है, लेकिन स्किल्ड नहीं है। तो स्किल्ड करने के लिए, कौशल विकास करने के लिए प्रस्ताव। फिर पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 44% हिस्सा किसका आता है? वन का है। तो हम वन के क्षेत्र में भी, पर्यावरण के क्षेत्र में भी आगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित प्रमुख क्षेत्रों में 6 बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका यदि पूछा जाए, हालांकि डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन नई औद्योगिक नीति से संबंधित पूछा जाए क्यों ये इंपॉर्टेंट है। यदि इस प्रकार का निवेश आता है, रोजगार बढ़ता है, तो इसके चलते हजारों लोगों को क्या मिलेगा जी? रोजगार मिलेगा। तो आपसे पूछा जाए पेपर 5 निवेश के क्या लाभ हो सकते हैं, तो आपको पहला बताना है रोजगार। दूसरा, कृषकों को भी इनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। यदि कंपटीशन बढ़ता है, उद्योग स्थापित होते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होने से उन कृषकों को उनके उपज का उचित लाभ भी मिल पाएगा। ठीक है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनी से किया गया है, इसका कहीं भी उपयोग नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दीदी के गोट कार्यक्रम क्या है? दीदी के गोट कब से हुई शुरुआत? तो आपको मैंने एक दिन पहले ही बताया था, 31 अगस्त से इसकी शुरुआत होने वाली थी। कब होगी? तो हर माह के अंतिम रविवार को। कितने बजे होगी? तो 12:15 दोपहर में 12:15 में होगी। और कौन कैसा प्रसारण होगा ये? तो ये होगा रेडियो प्रसारण। ठीक है, रेडियो प्रसारण। ये सब आप जब याद रखेंगे तो आपसे किसी भी प्रकार का एमसीक्यू जब आता है पेपर में तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा किया गया है, ये आपको दीदी के गोट को कार्यक्रम को आपके योजना संबंधी या पेपर 5 में पूछा जा सकता है
इससे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में इसका महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो उसमें आप एक पॉइंट इसको दे सकते हैं कि दीदी के गोद कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको छत्तीसगढ़ बिहान के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत तैयार विशेष रेडियो कार्यक्रम। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया कि ये किस संस्था के तहत निर्मित किया गया इस प्रकार के इनिशिएटिव को, तो आपको बताना है बिहान के अंतर्गत तैयार विशेष रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे और दीदी के गोठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए प्रमुख उद्देश्य, आप यदि थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनेंगे तो आपको यहीं पर आपका ये जैसे प्रश्न आता है कि क्या है इसके उद्देश्य, क्या है, कब प्रारंभ हुई, ठीक है, इसके क्या क्या लाभ होंगे, आपको सारा कंटेंट यहीं से प्राप्त होता है, बस आपको उसको पकड़ने आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दीदी के गोठ कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ना, उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना। इस कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की सफल महिलाओं की कहानियां सुनाई जाएगी। ठीक है, याद करेंगे, इसको दोबारा पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, चलते हैं आगे। ये न्यूज सिर्फ आपके लिए, मैं इसका हेडिंग बस आपके काम की चीज है, महानदी जल विवाद पर छत्तीसगढ़ उड़ीसा ने शुरू की चर्चा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2-3 प्रश्न यहाँ पे आपके लिए बनता है कि महानदी जल विवाद के लिए कोई अधिकरण बना है क्या। जी हाँ, बना है। तो ये अधिकरण जो बना है महानदी जल बंटवारे के संबंध में जो अधिकरण की स्थापना हुई है वो किसके किसके बीच में ये विवाद है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के बीच में विवाद है इसका। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। क्या इसके अलावा भी कोई नदी है छत्तीसगढ़ जिसके संबंध में छत्तीसगढ़ उड़ीसा सरकार के बीच विवाद है, तो उसके लिए भी एक नदी है। तो राज्य के, देखिए यहाँ पर आप थोड़े देखेंगे एक बार कि उल्लेखनीय है कि महानदी देश की एक प्रमुख नदियों में से एक है जो छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा होकर बंगाल की खाड़ी जाती है। तो नदी का कितना पानी छत्तीसगढ़ को रखना चाहिए और कितना उड़ीसा को चाहिए, ये दोनों राज्यों के बीच थोड़ा विवाद का मसला बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पश्चात केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की थी। ठीक है, महानदी जल विवाद अधिकरण की, इसका गठन कब किया गया था, आपको याद रहना चाहिए, आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए भी इसका गठन किया गया था 12 मार्च 2018 को। कब किया गया था, 12 मार्च 2018 को। और वर्तमान में इस न्यायाधिकरण या अधिकरण जो है उसकी अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायमूर्ति हैं बेला एम त्रिवेदी। ठीक है, कौन है इसके अध्यक्ष, बेला एम त्रिवेदी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में आया था तो मैंने सोचा आपको एक बार इसका रिवीजन करा दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है जो हम लगभग पिछले एक हफ्ते से कवर कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं विभिन्न मीडिया साधनों से आप देख रहे होंगे कि कश्मीर अर्थात उत्तर भारत क्षेत्र में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं बहुत बढ़ रही है। ठीक है, तो क्यों बढ़ रही बादल फटने की घटनाएं, आपके लिए एक बार फिर से मैं, आपको लग रहा होगा कि वही उसी टॉपिक को क्यों बार बार कराया जा रहा है। ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि हर विषय की अपनी शब्दावली होती है। ठीक है, हर विषय की अपनी क्या होती है, शब्दावली होती है। तो जब आप बार बार रिवीजन करते हैं तो उस विषयगत जो शब्दावलियां होती हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, वो आपके सबकॉन्शियस में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। तो जब आप पेपर को डील करने जाते हैं मेंस के एग्जाम में तो वही चीजें फिर बाहर निकल करके सामने आती है। ठीक है, तो आपके ये पेपर 5 में इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि बादल फटने की घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों इसमें वृद्धि हो रही है, और साथ ही साथ ये न सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के लिए बल्कि आपके निबंध के लिए भी हो सकता है कि भारत में बढ़ती आपदाएं एक गंभीर चुनौती, ये निबंध हो सकता है कि नहीं। चलिए मैं आपको कोई आपके लिए एक मॉडल ऐसे तैयार करता हूं और आप मुझे याद दिलाएंगे, आपके पास एक हफ्ते का समय है, आप मुझे याद दिलाएंगे, इसी विषय पर फिर हम संडे को एक निबंध भी डिस्कस करेंगे, भारत में बढ़ती आपदाएं, चुनौतियां और समाधान। ठीक है, ये आपका निबंध है, आप इसको डील करेंगे। ऐसे ही जब आप अपने इसका हिस्सा बने रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होते रहेगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम इस न्यूज को आगे थोड़ा कवर करते हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह जानने को एक हालिया अध्ययन में इन घटनाओं को लेकर कई चौंकाने वाली बात सामने आई। आप इस घटना को देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है, कितना फट रहा है, क्या हो रहा है कश्मीर क्षेत्र में। ठीक है, मैं इसमें कारण और क्या इसके प्रभाव है उस पर बस चर्चा करना चाहूंगा, बाकी सब फैक्ट आप फिर भी एक बार एक नजर देख लेंगे। हिमालय की खड़ी और भंगुर भौगोलिक संरचना इन जोखिमों को और भी बढ़ा देती है। ठीक है, क्या हो रहा है,
अचानक से ये सब बढ़ रहा है, बाढ़, भूस्खलन, नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। साथ ही हिमालय की खड़ी और भंगुर भौगोलिक संरचना इन जोखिमों को और भी बढ़ा देती हैं, क्योंकि मूसलाधार वर्षा का पानी तेजी से घाटियों और नदियों से उतरकर बस्तियों, सड़कों और खेतों को बहा ले जाता है। तो आप इसको एक बार ये क्या देखेंगे कि इसके प्रभाव देखेंगे, प्रभाव और क्यों होता है, आप यहाँ से आपको पता चल गया। ठीक है, अब फिर जब आप आगे देखते हैं और आपको ये रिपोर्ट लिखना पड़ेगा जी। जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो आपके उत्तर क्या होती है, पुष्टि होती है, प्रमाणित होता है कि शोधकर्ताओं ने भारतीय मानसून डेटा एनालिसिस प्रणाली एसिमिलेशन, भारतीय मानसून डेटा एसिमिलेशन एंड एनालिसिस प्रणाली और यूरोपियन प्रणाली ERA5 के डेटा का उपयोग किया। विश्लेषण में सामने आया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आई नमी युक्त हवाएं उत्तराखंड के ऊपर आकर उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क हवा से टकराई। हिमालय की तीव्र ढलानों ने हवा को तेजी से ऊपर उठाया, जिससे ऊंचे घने क्यूम्यूलोनिम्बस बादलों का निर्माण हुआ और थोड़े समय में मूसलाधार बारिश हुई। पिछले अध्ययनों में भी पाया गया था कि मानसूनी निम्न दबाव प्रणालियां मध्य क्षोभ मंडलीय गर्त है। ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आप ये देखेंगे ये जितनी घटनाएं बढ़ रही हैं जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही है, इससे गर्म कर रही है वातावरण को और मानसूनी स्थिरता भी बढ़ रही है। हिमालय में बादल फटने का जोखिम और बढ़ने की आशंका है। तो आपका सीधा सीधा ये चीज आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, इतने टेक्निकल आपको जाना नहीं है, नहीं लिखना है आपको, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इन सब, और जो इनस्टेबिलिटी है मानसून की, ठीक है, इसके कारण इसमें बढ़ी है। साथ साथ ये तो हो गए, चलिए इसको हम मान लेते हैं नेचुरल कॉज, लेकिन मैनमेड कॉज भी तो है। इसको हम लोग कैसे देखा कर सकते हैं? मैनमेड कॉज क्या है? आज आप जानते हैं कि पर्यटन का दौर चल रहा है, और पर्यटन में जब हम जाते हैं तो दो चीज बहुत अच्छे से करके आते हैं, प्रदूषण, चाहे वो प्लास्टिक प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण हो। दूसरा हम वहां करते हैं मानव दबाव। तो वहां पे जब जाते हैं तो दबाव भी तो बढ़ता है, इसके कारण भी उस प्रकार की घटनाएं वहां देखने को मिल रही है। ठीक है, कर लेंगे, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। इसमें 2-3 बात पर मैं आपको, चूंकि मेरा इकोनॉमी प्री विषय रहा है और इस प्रकार की न्यूज में बेसिक आपका छिपा होता है इकोनॉमी का, और जहां तक मुझे कमेंट्स के माध्यम से और साथ ही व्यक्तिगत रूप से ये प्रस्ताव मेरे सामने आता है कि सर प्लीज इकोनॉमी की क्लास आप लीजिए करके। तो मेरी भी ये इच्छा है कि इकोनॉमी पर एक विशेष मेंस के लिए क्लास ली जाए, लेकिन वो कभी देखेंगे, प्रोजेक्ट अभी दिमाग में है। वो वर्तमान में इस न्यूज में हमको क्या जानकारी मिलती है, तो 2 चीज आप देखेंगे यहाँ पर कि देश में जून की तिमाही में निजी खपत और सरकारी खर्च में वृद्धि हुई है। तो ध्यान से देखेंगे, निजी खपत मतलब होता है, क्या होता है, अर्थात निजी मतलब हाउस होल्ड, इसको इकोनॉमी की भाषा में जो परिवार होता है उसको बोला जाता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने खपत किया अर्थात खर्च किया, हाउस होल्डिंग क्या खर्च किया, और सरकार ने भी क्या किया, गवर्नमेंट ने भी खर्च किया। और एक और चीज होती है, 3 चीजें मिलकर के बनती हैं जो खर्च करती है इकोनॉमी में। तीसरी होती है कंपनी का खर्च। ये तीनों जब खर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ इससे, ये जब खर्च करेंगी तो क्या होगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा। गवर्नमेंट जब खर्च करेगी तो 2 चीजें होंगी, एक तो पूंजीगत वस्तुओं जैसे रेलवे, रोड, सड़क, इन सब का विस्तार होगा, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। ध्यान समझिए, बेसिक है इकोनॉमी का। और दूसरा होगा लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। तो जाएगा कि नहीं, मनरेगा पर खर्चा करेगा तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, PM आवास योजना के लिए खर्च करेंगे तो लोगों के पास पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा। और हाउस होल्ड जब खर्च करता है तो मार्केट से कंपनी द्वारा उत्पादित, देखिए उत्पादित सामान की खरीदी करेगा। तो सब खर्च कर रहे हैं, तो खर्च करेंगे तभी तो जाकर के इकोनॉमी की पहिया चलेगी जी, अर्थव्यवस्था की पहिया क्या होगी, रफ्तार से चलेगी। और इसी रफ्तार का नतीजा है कि 2025-26 वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही में हमारी जो विकास दर है वो 7.5% की रही है, जो जितने भी लोगों ने अनुमान लगाया था उन सबके अनुमान से आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही बात मैं बताना चाह रहा था कि वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल जून तिमाही में निजी खपत की वृद्धि दर 7% की रही, और जो पिछली तिमाही के 6% से अधिक रही। अर्थात यदि लोग निजी खपत बढ़ाए हैं तो लोगों के हाथ में पैसा तो आया, तभी तो खपत बढ़ाएंगे, खर्च करेंगे। और साथ ही NSO के आंकड़े के मुताबिक GDP में निजी खपत का हिस्सा भी बढ़कर कितना परसेंट हो गया, 60% हो गया। ठीक है, जो पिछली तिमाही में अर्थात जो मार्च की तिमाही में कितना था, 58.3% था। अब यहाँ पर देखिए, जो अभी मैंने समझाया और आप न्यूज देखिए, मैं जब समझाया और उसका जब उसी को आप न्यूज में पढ़ते हैं तो एक भरोसा कायम होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि देश भर में स्थायी निवेश में भी 7.8% की मजबूत दर से बढ़ी है निवेश, हालांकि पिछली तिमाही से कम है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये
कि उद्योग जगत अर्थात जो कंपनियां खर्च किस पर करती हैं, मशीनरी खरीदने पर, फैक्ट्री बनाने में और टेक्नोलॉजी हासिल करने पर। साथ ही सरकार खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर, अभी मैं बताया। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर किया गया खर्च और आम लोगों द्वारा नया घर, बताया था ना प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर किया गया खर्च शामिल होता है। ठीक है, तो ऐसे जब खर्च होते हैं तो इकोनॉमी में क्या होता है, पैसे का रोटेशन होता है, इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ वेल्थ। और जितना ज्यादा तेजी से रोटेशन ऑफ वेल्थ होता है, इकोनॉमी की जो व्हील है उसी रफ्तार से भी वो घूमने लगती है। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे, ये इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया इकोनॉमी में कैसे इन्वेस्ट होता है। यही 3 चीज आप याद रखेंगे। कंपनी को बोलते हैं इंग्लिश में फर्म, प्लस परिवार को बोलते हैं हाउस होल्ड, गवर्नमेंट। इन्हीं ये जब तीनों खर्च करती है, निवेश करती है, तभी इकोनॉमी चलती है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे हम कभी इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर कभी चर्चा करेंगे तो इस पर विस्तार से देखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। और आपका पेपर 7 में, पेपर 7 पार्ट 3 में ये पूछा जा सकता है। और साथ ही सीजी इकोनॉमी पेपर 5 में भी पूछा जा सकता है कि पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेंगे कि देखिए, ये लिखा है शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्चतर शैक्षिक अध्ययन को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की घोषणा करता है। तो ये कोई किसके द्वारा किया जा रहा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग किसके अंदर कार्य करती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये छात्रवृत्ति योजना किस विभाग या किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है और अनुसूचित जाति वर्गों के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो आपको इस विषय पर ध्यान रखना है। पात्रता कौन है, किसको इसको पात्रता है, तो ऐसे स्टूडेंट जिसके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। और मान्यता प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले होने चाहिए। छात्रवृत्ति की राशि कितनी होगी आप यहाँ से एक नजर देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि E20 ईंधन, ये E20 ईंधन आखिर क्या है, क्योंकि ये भविष्य का भी ईंधन है और अभी इस्तेमाल भी हो रहा है। इसमें एक डेटा आया है, वाहन एवं पेट्रोलियम उद्योगों ने कहा है कि E20 ईंधन से माइलेज में 2 से 4% की कमी संभव है। अब ये क्यों है, क्या है ये ईंधन दक्षता, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो ई का मतलब यहाँ जो लिखा है ना E20, इसका मतलब होता है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। और 20 क्यों, तो जो हम 100% जो तेल डलाते हैं उसमें से 20% क्या होता है, एथेनॉल मिश्रित होता है। तो यही 20 का मतलब होता है एथेनॉल, बाकी 80% आपका पेट्रोल होता है। तो इसमें भी एक ऐसी खबर आई है कि इससे ईंधन दक्षता में 2 से 4% की मामूली गिरावट आ सकती है। तो क्या ये डरने की बात है कि माइलेज में गिरावट आएगी तो हमारा तो जो आम आदमी उसका पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा? नहीं, ये इसके पीछे कारण ये है, आप समझिए इस चीज को, कि एथेनॉल के कैलोरी मान की जो प्रकृति होती है वो पेट्रोल के मुकाबले केवल 6% कम ऊर्जा प्रदान करती है। 6% कम ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि एथेनॉल का कैलोरी मान पेट्रोल की तुलना में 30 से 35% कम होता है। ठीक, अब E20 गाड़ियों में E20 ईंधन के इस्तेमाल से वारंटी और बीमा से जुड़े मुद्दों के बारे में पूछा गया तो कहा गया कि इस प्रकार का दावा फैलाना गलत है कि माइलेज नहीं देता। यहाँ पे 2-3 विषयों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पहला कि चलिए ठीक है कि जो आम आदमी है वो इसको वहन कर लेगा कि भाई पहले पेट्रोल की तुलना में इसमें माइलेज कम देता है, फिर भी हम वहन कर लेंगे। लेकिन हर चीज को आम आदमी क्यों वहन करे? इसके पहले आप पेट्रोल पर उनसे इतना वैट लेते हैं, ले रहे हैं ना, इतना टैक्स ले रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स यदि देखा जाए पेट्रोल में ले रहे हैं, जबकि आपको विदेशों से जब आप पेट्रोल खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो अभी बहुत सस्ता हो गया, रूस से ले रहे हैं ना सस्ता ऑयल। आप राष्ट्रवाद के नाम पर, चलिए ठीक है कि देश की आर्थिक जरूरतें हैं, जहां सस्ता मिलेगा वहां से हम तेल खरीदेंगे, लेकिन उस सस्ते तेल का जो लाभ है वो आम जनता को भी तो मिलना चाहिए, जिसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। हम देखते हैं कि पिछले 3 महीने 6 महीने में जो विभिन्न कंपनियां हैं तेल से संबंधित, वो कितना मुनाफा कमा रही है, पहला। दूसरा, यदि आप ये प्रोत्साहित करते हैं कि आम जनता E20 अर्थात एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अपने गाड़ियों में रिफिल कराए, तो ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा में अपना योगदान तो दे रहे हैं, लेकिन उसको क्या लाभ मिल रहा है? तो इसीलिए जरूरत की चीज है कि पेट्रोल के दाम में कमी की जाए। तो इसीलिए फिर E20 जो पेट्रोल है या ईंधन है उसको फिर आम जनता स्वीकार भी करेगी। तो ये एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए, आम जनता के साथ साथ सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये आपके लिए सिर्फ ये एग्जाम में उतना काम नहीं आएगा, ये आपको लगातार हम जिस टैरिफ जो भारत पर अमेरिका लगाते जा रहा है उससे संबंधित एक न्यूज है।
जो यहाँ की फेडरल कोर्ट है, ठीक है, अपीली कोर्ट ने कहा कि जिस कानून को आधार बना करके ये टैरिफ लगा रहे हैं ट्रंप, वो उसमें टैरिफ की बात की ही नहीं गई है। जिस तरह का टैरिफ भारत पर लगाया जा रहा है या विरोध स्वरूप लगाया जा रहा है, उस तरह की टैरिफ जिस कानून का हवाला देकर के लगाया जा रहा है, उस कानून में इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। अर्थात अपने ही देश में ट्रंप की फजीहत हो रही है, अपने ही देश में ट्रंप का विरोध हो रहा है। और यदि आप अपीली कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आप इस तरह का टैरिफ लगाते हैं तो उसके लिए आपको कानून में संशोधन करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। अर्थात यह प्रक्रिया वहां के संसद अर्थात कांग्रेस से होकर गुजरनी चाहिए। आप राष्ट्रपति हैं, लेकिन आपके पास इस प्रकार की विवेकाधिकार नहीं है, ठीक है। अब दो तीन इन जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इसमें ना आपको जो जब इंटरनेशनल रिलेशन पर लिखेंगे, भारत की विदेश नीति पर कभी कोई प्रश्न आ गया पेपर 7 के पार्ट 2 में, भारत की विदेश नीति पर, ठीक है, तो दो तीन मैं आपको यहाँ पे कंटेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जाते हैं तो वहां कोई भी आपका स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता है, केवल स्थायी हित होते हैं। भारत किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता है, लेकिन अपने लिए, अपने लोगों का, किसानों का, छोटे व्यापारियों और अपने देशवासियों का हित सबसे ऊपर है। किसी भी कीमत पर इसको लेकर समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी कितना दबाव डाल ले, भारत इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो। नेशन फर्स्ट की पॉलिसी हमेशा, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी किसमें रहती है, इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी होती है, ठीक है। और आगे इन्होंने कहा है सुदर्शन चक्र मिशन का इन्होंने जिक्र किया है। कल हम जब निबंध किए थे उसमें भी हमने रक्षा क्षेत्र के बारे में अनुसंधान में हमने जिक्र किया था सुदर्शन चक्र मिशन का। क्या है सुदर्शन चक्र मिशन, ठीक है, कि अगले दशक तक देश भर के महत्वपूर्ण स्थानों को रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तकनीकों का उपयोग करके पूर्ण हवाई सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। आपको एक बार फिर से रिवीजन हो गया, ठीक। तो आपको ये दो तीन बातें जो थी बतानी थी कि विदेश नीति में किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, ठीक है। और अभी आत्मनिर्भरता की बात चल रही है, कल हम अन्य आत्मनिर्भर भारत पर ही निबंध विषय पर निबंध का टॉपिक डिस्कस किया था, और इन्होंने भी कहा है कि यदि आप अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर आवश्यक है, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता सरकार के साथ साथ हम नागरिकों को भी ध्यान में रखना है। जो अपील की जा रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा और अन्य राजनेताओं द्वारा, उस पर तार्किक रूप से अमल करते हुए हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो हाल ही में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संघाई सहयोग संगठन की बैठक चल रही। कहाँ चल रही है, तो मैंने इस SCO से रिलेटेड 7 से 8 MCQ बनाए हैं। आप आखिरी में हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, आखिरी में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर आप ध्यान से इस टॉपिक को, इस न्यूज़ को अच्छे से सुनेंगे, एनालिसिस को, ताकि जब आखिरी में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका अच्छे से जवाब दे पाएं, ठीक है। सबसे पहला, ये बैठक कहाँ आयोजित हो रहा है, तो चीन के तियानजिन शहर में, ठीक है, तियानजिन शहर में, देखिए लिखा है तियानजिन में। दूसरा, कब से कब तक है, तो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक है, ठीक है। SCO कब बना था, इसके बारे में हम देखेंगे आपके MCQs में। SCO के कितने मूल संस्थापक देश थे, भारत कब शामिल हुआ इसमें, भारत कब शामिल हुआ, ठीक। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये सब आपका MCQ बेस्ड प्रश्न बनेगा, ठीक है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि आखिर होगा 31 अगस्त को अभी तक क्या क्या चीजें हुई है। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है यहाँ पे कि SCO क्यों अहम है, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है अहम क्यों है। तो जब इस प्रकार की बातें आती हैं कि SCO की प्रासंगिकता पे या भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है या पूरे विश्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप बताएंगे कि इन देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% कहाँ रहता है, इन्हीं SCO के मेंबर कंट्रीज में। जबकि दुनिया की GDP में इस संगठन का हिस्सा 24% है। तो टोटल ग्लोबल इकोनॉमी का कितना परसेंट इसका है, 24% है। और दुनिया के तेल रिजर्व का 20% हिस्सा इनके पास है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इस संगठन का बहुत ही प्रासंगिक महत्व है, ठीक है। SCO की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं। अब इन्होंने कुछ अपने स्पीच में क्या क्या शब्दावली का प्रयोग किया है, आपको ध्यान से सुनना है उस चीज को, ठीक है। मोदी ने कहा है कि अब इसका 1 मिनट के लिए मैं बैकग्राउंड बता दूं कि अभी पूरी जो दुनिया है, अमेरिका द्वारा जो भारत पर टैरिफ लगाया गया है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट विरोध तो कर रही है।
और इसी बीच में भारत, रूस और चीन की जो नजदीकियां हैं बढ़ने का संकेत भी मिल रहा है। और उस संकेत मिल रहे हैं क्योंकि मोदी जी 7 साल बाद चीन गए हैं। जो गलवान घाटी में 2020 में झड़प हुई थी सीमा पर, बॉर्डर पर, तो उस झड़प को से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि एक बात आप भी व्यवहारिक रूप में जानते हैं कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। गांव घर में, शहर में रहने से चलो अपना घर बेच दिए दूसरी जगह शिफ्ट हो, तो हो सकता है, लेकिन उस जगह को जैसे भारत अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता। तो पाकिस्तान और चाइना आज कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। तो हम चूंकि पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो पड़ोसी के साथ स्थायी झगड़ा रखना भी उचित नहीं है। तो जो भी झगड़ा है उसका समाधान संवाद से निकल सकता है। तो उसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए चाइना की आज वर्ल्ड जियोग्राफी में या वर्ल्ड जो पॉलिटिकल सिचुएशन में अहमियत समझते हुए और चीन भारत की अहमियत को समझते हुए दोनों ही संवाद के माध्यम से व्यापार, शांति, सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे से निपटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मोदी जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात कही, आपको समझना पड़ेगा कि सीमा पर शांति दोनों देशों के बीच रिश्तों की इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखिए, शब्दों को आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये शब्द क्यों बोला जाता है। ये फॉरेन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए, आप सभी का इंश्योरेंस होगा, किसी न किसी घर में किसी न किसी का होगा ही, आपका भी होगा। इंश्योरेंस के बारे में तो सभी जानते हैं। इंश्योरेंस आखिर है क्या? तो इंश्योरेंस कहने का मतलब यहाँ मोदी जी का था कि यदि जब भी इंश्योरेंस हम क्लेम कब करते हैं, जब इंश्योरेंस जो हमको बताया जाता है कि ये होने पर आपको इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं, तो जो घटनाएं घटती हैं तो हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। तो उसी प्रकार यदि सीमा पर शांति को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है, यदि शांति स्थापित परमानेंट नहीं रहती है, जब कभी डिस्टर्बेंस होगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत उसको इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा, अर्थात देश की गलती ठहराई जाएगी और जितनी भी हमारे बीच में सहयोग होगा हो रहा है वो स्थगित करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब वही होता है कि ये इंश्योरेंस शांति बहाल करने के लिए है। शांति को डिस्टर्ब करना मतलब इस इंश्योरेंस को क्लेम करने जैसा होगा। ठीक है, और भारत और चीन आगे बढ़ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है कैलाश मानसरोवर यात्रा को बढ़ावा देना। पर्यटक वीजा के साथ ही सीधी उड़ानों के जरिए दोनों देशों में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, दोनों देशों के एनएसए, विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों के बीच नियमित बैठकों का नियमित टाइम फ्रेम और शेड्यूल भी बनाया जाएगा। अर्थात भारत और चीन फिर से बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि अमेरिका का विकल्प ढूंढकर एशिया को वैश्विक स्तर पर हमको स्थापित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, वर्ल्ड मीडिया क्या कह रही है, चीन ने क्या कहा। देखिए यहाँ पे जिनपिंग ने क्या कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है कि दोनों देश आगे बढ़ें, दोस्त बने रहना, अच्छे पड़ोसी होना, ड्रैगन अर्थात चीन, हाथी यानी भारत का साथ आना जरूरी है। मोदी जी ने भी कहा कि हमारे संबंधों को तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। विकास के रास्ते में भारत और चीन साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। ठीक है, तो ये बढ़ते अच्छे रिश्ते होने का संकेत दे रही है। ठीक है, अब आज पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। ये क्या इनके बीच में क्या बातचीत होगी, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे ये आपके एमसीक्यू के साथ साथ आपके पेपर 5 में भी ये काम आएगा कि जो श्रम विभाग है उसने एक योजना जारी की है, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। आपको याद रखना है ना इसको। कौन सी विभाग ने जारी की है? श्रम विभाग ने। अब आपको दे दिया जाएगा एमसीक्यू में कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना किस विभाग या किस मंत्रालय की है, और उसमें दे देगा शिक्षा विभाग, तो आप शिक्षा विभाग लगा के आ जाएंगे तो गलत हो सकता है वो। ठीक है, तो आपको याद रखना श्रम विभाग ने शुरू किया है अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। ठीक है, होगा क्या ऐसा? तो ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ क्या है? पहला राज्य है। राज्य के जो बड़े स्कूल संस्थान है जैसे डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, राजकुमार कॉलेज रायपुर में है, ऐसे 14 बड़े स्कूलों में मजदूरों के 100 होशियार बच्चों का एडमिशन होगा। अब 7 साल तक यहीं पढ़ेंगे, अर्थात इनका एडमिशन कहाँ से होगा? 6वीं से एडमिशन होगा और 12वीं तक इन्हीं स्कूल में पढ़ेंगे, और इनके पढ़ाई का, रहने खाने पीने का सारा खर्चा कौन उठाएगा? श्रम विभाग उठाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है देश में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां मजदूरों के होशियार बच्चों को नामी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की पहल से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके तहत 100 होशियार बच्चों को, ना याद रखना कितने बच्चों को? 100 बच्चों को, किसके? मजदूरों के 14 बड़े स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, स्कूलों में चयन होने की पात्रता सब यहाँ दी गई है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा कि जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, उस पुरस्कार का नाम क्या है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। आपके लिए सबसे पहला प्रश्न तो यही भी बन गया कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को माना जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार, तो आपको याद होना चाहिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार। ये इस साल 2025 के लिए किसको प्राप्त हुआ है जी? तो पहली भारतीय संस्था है
जिसको प्राप्त हुआ, जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। याद रखेंगे, आपके प्रीलिम्स के साथ साथ अभी जो अमीन पटवारी का पेपर आने वाला है, कांस्टेबल का पेपर आने वाला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आगामी जो भी व्यापम के एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला? एजुकेट गर्ल्स को नामक एक संस्था है, ये पहली भारतीय संस्था जिसको ये मिला है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है किसको? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? सफीना हुसैन जी हैं। देखिए लिखे ना, एशिया के सबसे बड़े सम्मान जिसको कहा जाता है नोबेल पुरस्कार किसको? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। ठीक है, ये क्या काम कर रही है आपको यहाँ से एक बार पढ़ लेना है। ऐसे पढ़ने से आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि देश में या विश्व में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना निहित जो स्वार्थ त्याग करके निस्वार्थ भाव से सेवा दे रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। ये आ जाता है आपके सीधे सीधे प्रीलिम्स का आपका सिलेबस है, जनजातियों के पर्व त्योहार मान्यताएं पूजा पद्धतियां। फिर आपके व्यापम के सिलेबस में भी है, छत्तीसगढ़ का जीएस उसमें जनजातियां हैं। साथ ही आपका जाता है आपके मेंस के पेपर 6 का पार्ट 3 है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। ठीक है, उसमें आपको इसको कवर करना है। ठीक, बैगा जनजातियों का अनूठा त्योहार है, ये मान्यता है कि ऐसा करने से अनहोनी नहीं होती। तो उद्देश्य आपको पता चल गया कि नवा खाई मनाया जाता है बैगा जनजातियों द्वारा। तो नया खाई में करते क्या है जी? तो नवा खाई में करते क्या है? नए अन्न की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसी करने से अनहोनी नहीं होती है। ठीक है, होता क्या है कि बुजुर्ग मिलकर त्योहार की तिथि तय करते हैं। उस दिन हर परिवार अपने अपने घर में नवाखाई करता है। परंपरा के अनुसार घर का मुखिया खेत से खीरा या ककड़ी का फूल तोड़कर देवताओं और पूर्वजों को अर्पित करता है। यही न्योता होता है कि नया अन्न सबसे पहले पुरखों एवं देवताओं को समर्पित की जाती है। और इससे जो नवाखाई की सारी परंपरा किसमें है? भोजन में होती है इसकी छाप। ठीक है, आस्था और प्रकृति का संगम उल्लास की झलक दिखती है। देख रहे हैं, इसके मान लो इसके विशेषताएं पूछ दिया जाए, क्या है 2 अंक 4 अंक में आपको मेन से पूछ दिया, तो यही तो सब लिखना है कि नवाखाई सिर्फ नए फसल के उपभोग की शुरुआत नहीं होती है, बल्कि पुरखों के प्रति आभार और प्रकृति के साथ जुड़ाव का पर्व है। यही कारण है कि बैगा समाज इस उत्सव को पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाता है। ठीक है, और इसका कोई तिथि नहीं है जब ये इनके जो पूर्वज लोग हैं वो तय कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है अघन मास, जो छत्तीसगढ़ी में हिंदी महीना होता है जिसको भाद्रपद कहा जाता है, उस मास में इसको मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। कंवर्धा के महारानी टोला में पूर्वजों को नए अन्न का भोग लगाते हुए ग्रामीण, क्योंकि कंवर्धा जिला ही है जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में बैगा जनजाति निवास करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हमने कल सारा चीज देख लिया है हमारे निबंध वाले टॉपिक में। यदि किसी ने नहीं देखा होगा तो निबंध वाला जो वीडियो है, पहला वीडियो था, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पसंद आएगा। आप जाकर के निबंध को देखेंगे तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, उस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। यहाँ पर मैं फिर से इन सबको नहीं करूंगा, क्योंकि मोदी जी ने कल अपने मन की बात में मंत्र दिया है वोकल फॉर लोकल का, और आत्मनिर्भर भारत यदि बनना है तो आपको लोकल ही खरीदना है। ठीक है, लोकल ही बेचना है, सब चीज अपने जीवन में लोकल को उतारना है, अर्थात भारत में जो बनी है उसको। और यूपीएससी में, हाँ, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा एक एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में एक प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च की गई है, किससे संबंधित है? प्रश्न बन सकता है कि नहीं, बताएं मुझे कि हाल ही में जो प्रतिभा सेतु नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किससे संबंधित है? तो यूपीएससी में देखिए यहाँ पे कि ऐसे बच्चे देखिए 900 से 1000 पोस्ट आता है यूपीएससी का, और उसके लिए लगभग 3000 से 3500 बच्चे इंटरव्यू दिलाते हैं यूपीएससी में। तो 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 2500 बच्चे सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे इंटरव्यू दिए हुए बच्चे यूपीएससी के जो सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं, उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा, और उन डेटाबेस को इसी प्रतिभा सेतु में नामक पोर्टल में क्या किया जाएगा? अपलोड किया जाएगा। प्रतिभा सेतु का मतलब यहाँ पे ये समझिए, यहाँ पे यूपीएससी ने एग्जाम लिया और ये 2500 बच्चे वहां से इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन से वंचित रह गए। अब उद्योगों को आवश्यकता है स्किल्ड वर्क फोर्स या ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो इन्हीं 2500 जैसे बच्चे एग्जाम्पल के लिए ये है, तो ये इनके बीच में सेतु का काम करेगा कौन? ये प्रतिभा सेतु पोर्टल, जो इनको डेटा प्रदान करेगा इसका, ताकि जो इंडस्ट्रीज है भारत में वो यहाँ से अपने लिए जितना उनको योग्यता चाहिए उस योग्य अभ्यर्थियों के यहाँ से अपने उद्योग के लिए ले सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। भारत कैसे अमेरिकी टैरिफ का झटका कम कर सकता है, इस पर भारत भास्कर ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, तमाम विशेषज्ञों से बात की है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे
कि कैसे चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं, हमको कहाँ कहाँ से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमको चीन से सीखने की ज़रूरत है, चीन ने क्या क्या किया। 1.5 करोड़ छोटे व्यापारियों को जीएसटी से बाहर करेंगे तो भले ही 7% सरकारी आय घटेगी पर देश को ताकत मिलेगी, इन्होंने बताया है। ठीक है, हमको नई कंपनियां खड़ी करनी होगी। ठीक है, टैक्स जीएसटी सुधारों से अमेरिकी टैरिफ की भरपाई हो सकती है। एंटी डंपिंग पॉलिसी को सख्त किया जाना चाहिए। इन्होंने 2-3 पॉइंट बताया है। इस पॉइंट को यदि आपसे पूछा जाए कि भारत कैसे टैरिफ से अपने देश की, अपने अर्थव्यवस्था की, अपने उद्यमों की, अपने कृषकों की को इस नुकसान से बचा सकता है, तो उसी के लिए पॉइंट है। आप सीधा इस पॉइंट को भी उपयोग करेंगे तो आपको इस पूरे कंटेंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का न्यूज़। और हमने जब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चर्चा कर रहे थे तो हमने बात कहा था कि इससे रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू बन सकता था उस पर आखिर में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। ठीक है, एससीओ के कितने सदस्य देश हैं 2025 तक? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल करा दूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, आप जाकर के वहां पे इसको देख सकते हैं। चलिए बताएं, एससीओ के कितने सदस्य देश हैं? तो एससीओ के सदस्य देश हैं 9। ठीक है, आप इन 9 को देख सकते हैं। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान इसके 9 सदस्य देश हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। एससीओ का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आप जैसे इस प्रकार क्वेश्चन को डील करने के लिए बता रहा हूं। देखिए, संघाई इस संगठन के सबसे पहला शब्द है। ठीक है, तो संघाई शब्द ही बताता है कि ये, तो संघाई कहाँ है? चीन में है। तो यदि इस शहर के नाम से संगठन बना है तो निश्चित तौर पर हम कॉमन सेंस के हिसाब से इसका जो आंसर है क्या लेंगे? बीजिंग। तो सचिवालय कहाँ है एससीओ का? बीजिंग में। एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है जी? तो एक बात मुझे बताएं, एससीओ में शामिल जो मेंबर है वो कहाँ कहाँ से हैं? एक चीन है, एक भारत है, रूस है, पाकिस्तान है, ईरान है और बाकी यहाँ पे जो 5 सेंट्रल एशिया के देश हैं वो है। तो ये एक क्षेत्र हुआ ना, ये सारा एशिया भी कवर नहीं इसमें एक क्षेत्र विशेष के देश शामिल है। तो क्षेत्र विशेष के देश इस क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए तो इस संगठन की स्थापना हुई है। तो नाम से स्पष्ट है, क्षेत्र का है। तो आप उत्तर यदि नहीं भी जानते हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक कॉमन सेंस पता है और कॉन्सेप्ट पता है, तो आप सीधे इसका आंसर ले जाएंगे सी, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। 5वां प्रश्न है कि एससीओ में भारत किस वर्ष पूर्ण सदस्य बना? यहाँ पे क्वेश्चन और बनेगा, क्या भारत एससीओ का फाउंडर मेंबर है, मूल सदस्य है, फाउंडर मेंबर? तो जी नहीं, भारत एससीओ का फाउंडर मेंबर नहीं है। भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना और इसी 2017 में पाकिस्तान भी पूर्ण सदस्य बना था। तो आपको याद रखना है, भारत के साथ पाकिस्तान भी 2017 में पाकिस्तान के साथ भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। अभी जो शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है ये कौन से नंबर का है? 25वें नंबर का। सीधी बात है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और 2025 चल रहा है तो 25वां वर्ष है। कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये तियानजिन चीन में। और कब से कब तक? 31 अगस्त 1 सितंबर तक। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जो विकल्प है इसमें कौन कौन से नेता शामिल हुए हैं आपको बताना है। जो सम्मेलन हुआ है देखे होंगे ना, कल पढ़े भी होंगे कि अभी 2025 का जो शिखर सम्मेलन तियानजिन में आयोजित हो रहा है उसमें इसमें से ऑप्शन में से कौन कौन से नेता शामिल हुए हैं? तो इसमें शामिल हुए हैं ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, सी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। आखिरी प्रश्न है कि सी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन में क्या कहा? फिर से मैं वही बता दूं, आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है, आपका कॉमन सेंस क्लियर है, तो चूंकि संगठन का उद्देश्य यह क्षेत्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना, तो उन्होंने भी तो कहा होगा कि क्षेत्रीय स्थिरता को हमको सुनिश्चित करना है। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा जी? बी, एससीओ को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का न्यूज एनालिसिस आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।